GIT, ठीक है। तो 2 पोर्शन हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो नेफ्रोलॉजी के पोर्शन में आपको एसिड बेस डिसऑर्डर्स का बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स, उन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है, ये बहुत पूछी जाती हैं चीज़ें, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोपोइसिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बफर्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नेफ्रोलॉजी की हम आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंडली जो हमारा GIT का है उसमें आपको मैंने कराया था कि एक तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी के अंदर जो जो मीडिएटर्स होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। और जब हम GIT स्टार्ट करते हैं तो फिर हम उसमें देखते हैं 1 बाय 1 के कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर नंबर 6 नेफ्रोलॉजी पोर्शन। पेज नंबर बताइएगा मैम। हाँ जी, पेज नंबर है मेरे पास 87। जी, सबसे पहला पॉइंट है जो मेरे पास यहाँ पे है, दैट इज़ विच हार्मोन कॉजेज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स के अंदर जो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज़ कॉज्ड बाय द ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आर्टरियोल्स की जब भी बात होगी दैट इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो क्या करता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है। अब इसमें कुछ हार्मोन्स हैं जिनके फंक्शंस बहुत पूछे जाते हैं। उसमें एक आपके पास एल्डोस्टेरोन आता है। एल्डोस्टेरोन में हमने बात की थी कि ये कॉज करता है, ये आपका एल्डोस्टेरोन जो है ये क्या करता है, स्टिमुला इसके लिए क्या है, हाइपरकैलीमिया, ठीक है। और ये पोटाशियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है, रेगुलेट करता है एल्डोस्टेरोन, किसको, सोडियम को। तो रेगुलेशन की बात हो तो सोडियम है, और इसका मेन स्टिमुलाई क्या है, दैट इज हाइपरकैलीमिया। पोटाशियम आइन जो है मोस्ट इफेक्टिव स्टिमुलस होते हैं फॉर द एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। ये मैंने आपको बताया था जब ADH एडिसन डिजीज़ और हमने एल्डोस्टेरोन का डिफरेंस पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि एडिसन ने हाइपरकैलीमिया कराना होता है, जो आपका एल्डोस्टेरोन है इट कॉजेज हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। तो एक सोडियम को इंक्रीज करता है और एक आपके पास पोटाशियम को इंक्रीज करता है। बट द स्टिमुलस, जब स्टिमुलाई की बात होती है तो आपने बताना है कि एल्डोस्टेरोन के अंदर जो स्टिमुलाई होता है दैट इज पोटाशियम, ठीक है। इसी तरह एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन पूछा जाता है, तो वो आपके ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है, बेसिकली दैट इज अ वेजोकंस्ट्रिक्टर। एंजियोटेंसिन 2 इज टेंशन, टेंशन से आपने याद रखना है टेंस कर देगा, दैट मीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। ADH आ जाता है। ADH की हमने बात की थी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ऑस्मोलैलिटी मेंटेन करता है और रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर की इन कॉर्टिक कोलेक्टिंग डक्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस पोर्शन के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, तो इन द कोलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। कोलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर ये क्या कराता है, आपके पास वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। अब इसको डक्ट को याद रखने का तरीका ये है कि आप याद रखें कि ADH के अंदर D आ रहा है, तो इट मीन इट एक्ट ऑन डक्ट रादर देन ट्यूब्यूल्स या ट्यूब्स, ठीक है। तो ये कोलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर एक्ट करता है। एल्डोस्टेरोन की मैंने आपको बात बताई कि सोडियम को इंक्रीज कर देगा और स्टिमुलाई इसके लिए क्या है, पोटाशियम, ठीक है। पोटाशियम आयन इज अ स्टिमुलाई। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है आर्टरियोल्स का, ये हमने स्टडी कर लिया। नीचे डिफरेंट टाइप के उसने क्वेश्चन दिए हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है दैट इज एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन एंड ADH एक्ट ऑन। ADH स्टैंड फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो वहाँ पे कीवर्ड आपने याद रखना है D का। तो D के अंदर आपके पास क्या आएगा, कोलेक्टिंग डक्ट सबसे पहले आ जाएगी। एल्डोस्टेरोन की बात करते हैं तो एल्डोस्टेरोन में T का वर्ड आपने याद रखना है, सो इट एक्ट ऑन द ट्यूब्यूल्स, कॉर्टिकल
कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सीसीटी पे एक्ट करेगा, उसके बाद डीसीटी पे और फिर सीडी पे एक्ट करेगा। तो रिमेंबर एडीएच है तो डक्ट है, एल्डोस्टेरोन है तो ट्यूब्यूल है। ये दोनों क्वेश्चंस हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजिंग स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, अगेन द आंसर इज एडीएच। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है, पोटाशियम की सिक्रीशन कराता है। रीअब्जॉर्प्शन किसकी कराएगा, सोडियम की, और पोटाशियम की क्या कराता है, एक्सक्रीशन कराएगा, ठीक है। मैम ये पॉइंट रिपीट कर दें। हाँ जी, मैंने अभी बताया कि जब एल्डोस्टेरोन की बात होगी तो आपने एल्डोस्टेरोन में दो बातें याद रखनी है। देखिए एल्डोस्टेरोन जो है वो बेसिकली सोडियम के साथ एसोसिएटेड है। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, आपका जो सोडियम होता है उसको इंक्रीज करता है उसका लेवल, और पोटाशियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। अगर मेन स्टिमुलाई पूछा जाए फॉर एल्डोस्टेरोन रिलीज तो आंसर विल बी हाइपरकैलेमिया। पोटाशियम जब ज़्यादा होगा तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है तो वो आके क्या करता है, पोटाशियम के एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रेनन की पूछी जाती है। रेनन जो है वो आपको पता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है, जब रीनल परफ्यूजन कम हो जाती है तब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसकी प्रोडक्शन साइट क्या है और इसका मेन स्टिमुलाई क्या है। तो रिमेंबर कि जब वहाँ पे परफ्यूजन कम हो जाएगी तब रिलीज होगा और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से रिलीज होगा। नेक्स्ट उसने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है दैट इज अब डिमिनिश्ड हो गया सोडियम क्लोराइड डिलीवरी टू द मैक्यूला डेंसा, इट मीन कि सोडियम क्लोराइड नहीं जा रहा मैक्यूला डेंसा सेल पे, तो उसमें रिलीज किसका होगा, अगेन द आंसर इज रेनिन। अब रेनिन क्यों है, क्योंकि आप देखो कि वहाँ पे परफ्यूजन कम हो गई है, सोडियम क्लोराइड वहाँ तक डिलीवर नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होगा कि इट इज़ अ स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ रेनिन। सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म का कॉज क्या होता है इन क्रॉनिक अल्कोहलिक। देखें मैंने आपको बताया था कि एल्डोस्टेरोन अगर रिलीज होना है उसका पोटेंट स्टिमुलाई क्या है, हाइपरकैलेमिया, ठीक है, पोटाशियम जब ज़्यादा होगा तब। लेकिन अगर सेकेंडरी कॉज की बात की है, सेकेंडरी का मतलब ये है कि किसी और डिजीज़ या पैथोलॉजी की वजह से आपने बताना है क्या है, तो उसके अंदर उसने आगे आपको बता दिया कि क्रॉनिक अल्कोहलिक्स के अंदर क्या है। तो अगेन द आंसर इज इंक्रीज रेनिन। रेनिन जब ज़्यादा होता है तो इट अगेन कॉजेज सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म। तो प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म का स्टिमुलाई क्या होता है, हाइपरकैलेमिया, और अगर सेकेंडरी की बात की जाए तो इट इज़ रिलेटेड विद रेनिन। स्टिमुलाई फॉर रेनिन रिलीज इज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक आती है जिसके अंदर परफ्यूजन कम हो जाती है, जब परफ्यूजन कम होगी तो आपके पास रेनिन रिलीज हो जाएगा। अब दो चीज़ें थी जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, एरिथ्रोपोइटिन के लिए स्टिमुलाई कौन सा होता है, एरिथ्रोपोइसिस के लिए कौन सा है। व्हेन देयर इज अ वर्ड ऑफ पोइसिस द आंसर विल बी एरिथ्रोपोइटिन। लेकिन अगर वहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है आपके पास एरिथ्रोपोइटिन तो आंसर विल बी हाइपोक्सीमिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें डिफरेंट हैं, एरिथ्रोपोइसिस है तो एरिथ्रोपोइटिन आंसर है, एरिथ्रोपोइटिन है तो हाइपोक्सी आंसर है। तो ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है यहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि ब्लैक एथलीट प्रेजेंटेड विद थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न के अंदर जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो वो क्या बनेगा, कीलॉइड बनेगा। और कीलॉइड हमेशा याद रखना है, अगर ब्लैक पीपल की बात की है, ब्लैक मेंशन किया, तो पॉसिबिलिटी यही है कि वहाँ क्या बनेगा, कीलॉइड बन जाएगा, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टिमुलाई क्या है जो मैंने अभी बात की, द आंसर विल बी यस, द हाइपरकैलेमिया। आंसर इज हाइपरकैलेमिया, यस। जब पोटाशियम ज़्यादा होगा तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, उसकी सिक्रीशन को इंक्रीज करना शुरू कर देगा।
अब ये बार बार रिपीट हुआ हुआ डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ कि पोटेंट स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस क्या है, तो सब में आंसर क्या होगा, पोटाशियम। अब करना क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि हाइपरकैलीमिया ने एल्डोस्टेरोन को रिलीज करना है। एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, वो क्या करेगा, पोटाशियम की एक्सक्रीशन को क्या कर देगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो अल्टीमेटली पोटाशियम का लेवल सीरम में या प्लाज्मा में कम हो गया, बट सोडियम की रिटेंशन साथ ही करेगा, तो सोडियम का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली लीडिंग टू मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, क्या कराएगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कराएगा। थर्स्ट स्टिमुलेशन इन हाइपोथैलेमस, थर्स्ट की स्टिमुलेशन क्या होती है, एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, अब ये जीएफआर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। नंबर 1 के क्लिनिकली मेजर्ड बाय, एस्टिमेटेड बाय, तो मैंने आपको बताया था इसमें माइस का निमोनिक आपने याद रखना है, MICE माइस। मेजर्ड की बात हो तो इनोलिन, एस्टिमेटेड की बात हो तो क्रेटिनिन, क्लेरेंस। ठीक है, तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है, क्रेटिनिन क्लेरेंस और इनोलिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे वो पूछा जाता है कि RTA हुआ है, उसमें ब्लड लॉस हुआ है, आपका GFR डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन। अब GFR जो है वो ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है। ठीक है, GFR जो है वो आपका ब्लड फ्लो पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो आपका GFR भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि परफ्यूजन कम हो रही है। जी जी बोलें। हम्म, कौन सा पॉइंट आप कह रहे हो? हम्म, जी जी जी, अच्छा। सेकंड लास्ट। उसमें है, अच्छा, यंग पेशेंट विद GFR लेस देन 50% एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट, द डॉक्टर शुड बी कंसर्न ऑफ इंक्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप देखो, GFR उसने कहा है कि आपका कम हो गया, 50% से GFR डिक्रीज कर गया है, यूरिन आउटपुट भी कम हो गई है, यानी कि उसका यूरिन आउटपुट भी कम हो गया है। अब डॉक्टर ने कौन सा उसके इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करना है, इट मीन कि हमने अभी बात की है कि आपके पास जो यहाँ पे यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रही है और GFR भी कम हो रहा है, इट मीन के वहाँ पे परफ्यूजन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रही है, तो उसने पोटाशियम भी डिक्रीज हो रहा होता है, तो उसने डॉक्टर का कंसर्न किसके साथ होगा, पोटाशियम के साथ, क्योंकि पोटाशियम ने क्या करना है अल्टीमेटली,